तुम्हें तो वैसे ही सब कुछ आता है, ऐसे घबराते रहते हो। कोई बात नहीं, विल स्टार्ट फ्रॉम विवेक। इट्स ओके, सूनर और लेटर तुम्हारी चांस तो आनी है ना, तो बल्कि तुम्हें और टाइम मिल जाएगा लिखने के लिए, राइट विवेक? ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने एड्रीनल पढ़ा था, हमने थाइमस पढ़ा था और हमने रिवाइज करा था, राइट? तो जो पिछला है वो तो आना ही चाहिए, राइट? गिव मी 2 hormones which are responsible for maintaining calcium homeostasis. I'm going to give you easy ones. Calcium homeostasis माने कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कौन 2 हार्मोन मेंटेन करते हैं और उनका सोर्स ग्लैंड? और कुछ? थाइमोसिन थाइमस देती है। थाइमस हमारी बॉडी की कौन सी ग्लैंड है जो हमारे किस सिस्टम को एक्टिवेट करती है? थाइमस इज ऑल्सो वेरी गुड, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ डैश लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी सेकेंडरी? नहीं बेटू, प्राइमरी। जो भी ट्रेन करता है, जो भी पढ़ाता है वो प्राइमरी होता है। जब तुम अपने क्लिनिक पे काम करोगे तो वो सेकेंडरी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो थाइमस क्या हो गया? प्राइमरी। जितनी देर आप पढ़ रहे हो आप प्राइमरी स्टेज में हो, जब आप काम करने लगोगे तब आप सेकेंडरी स्टेज में आ जाओ, ठीक है? विच इज द हार्मोन ऑफ थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज डैश ऑफ इम्यूनिटी। यार अगर आ जाए तो कर दूंगा ना, समझ क्या ऐसे throne of immunity. It is present in which region of the body? रुक जाओ मैम, thoracic region, abdominal below thoracic region. Sit down. अभी क्लियर है थाइमोसिन क्या करता है? T3 T4 कौन सी ग्लैंड बनाती है? T4 कौन सी ग्लैंड बनाती है? थायराइड ग्लैंड बनाती है। इट्स अ फॉर्म ऑफ which out of T3 T4 is thyroxine? Very good. T4 is thyroxine, ठीक है? Besides T3 T4 थायराइड और कौन सा हार्मोन बनाती है? Please let us help Vivek, right? If you guys are going to be quiet, he's answered 3 questions exactly correctly. I want him to answer 2 more. बाकी पढ़ा था? अच्छा चल बता। एड्रीनल ग्लैंड हाइपोसिक्रीशन होती है तो क्या डिजीज होता है? ए से एड्रीनल, ए से डिजीज। वेरी गुड। हाइपर होगी तो कौन सा होगा? सी से स्टार्ट होता है। कम ऑन विवेक, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, यू कैन डू इट। लेमन स्टिक अपीयरेंस हो जाती है, मोटा पेट, छोटी टांगे। Starts with C, ends with S. It's a syndrome. अरे बस करो यार। Cushing syndrome. You were on a high 5 times. Cushing syndrome. You keep standing and you write it. Next. हाँ जी. You tell me what are the 3 layers of adrenal cortex and each layer which hormone is secreted. Quick. GFR, glomerulosa and fasciculata and reticulosa. This is outside to inside or inside to outside? Outside. Very good. Outside glomerulosa, middle fasciculata, innermost reticulosa. ठीक है? Name the principal hormone secreted by each gland. Glomerulosa secretes mineralocorticoids, which is aldosterone. Wonderful. And Chilata. Releases glucocorticoid, cortisol. Wonderful. And reticulosa secretes sex corticoids. I'll buy that. Sit down. Next. You tell me what is adrenal virilism? Hypersecretion of Hyper or hypo? hyper Hyper secretion of hypersecretion of adrenal which adrenal hormone? sex hormones.
सेक्स कॉर्टिकॉइड्स विच लीड्स टू, अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स हो जाएगी तो क्या होएगा? आर यू श्योर गायनेकोमास्टिया हो जाएगा? आई डोंट बाय इट। Premature development of secondary sexual. क्या बोलते हैं ये प्री मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को? जल्दी प्यूबर्टी आ जाने को क्या बोलते हैं? गिव यू अ वर्ड। द सिंड्रोम। It's called precoceous puberty. Adrenal virilism will lead to precoceous puberty. 5 times honey. Next. चलिए. Precoceous. प्रीको क्या बाबा बातें नहीं भाई, ठीक है? चले जी, आप मेरे को बताएंगे कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आपकी फैसिकुलाटा है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट करती है, वो 5 प्रिंसिपल एक्शन से काम करती है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करती है। वो 5 क्या काम करती है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है? किस तरीके से वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है? कार्बोहाइड्रेट तोड़ती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तोड़ती है तो कैसे तोड़ती है, बनाती है तो कैसे बनाती है? यस प्लीज। ग्लूकोनियोजेनेसिस। तुम्हारा ग्लाइको और ग्लूको दोनों पूरा वर्ड ही बदल देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर मीन्स बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट। किसी और चीज को तोड़ना और ग्लूकोज बनाना। किसी और चीज में कौन आते हैं? गुड, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा एक स्टेप। दूसरा, बस एक ही स्टेप से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को भी तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब देखो 2 काम करे उसने, दोनों में उसने तोड़फोड़ करी और क्या बनाया? ग्लूकोज। दैट मीन्स इट्स अ मेजॉरली और मेजरली कैटाबॉलिक हार्मोन। इट्स अ मेजरली ग्लूकोज फॉर्मिंग हार्मोन। तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। आई कैन कॉल इट, इट्स अ हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, ठीक है? इट्स अ कैलोरीफिक हार्मोन। ग्लूकोज बनाएगा और उस ग्लूकोज से एनर्जी बनवाएगा, इंक्रीज्ड एनर्जी प्रोडक्शन। अनदर वे बाय विच इट कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। 2 और बताने हैं, 3 मैंने बता दिया, तीसरा आपकी वजह से। लिवर, एडिपोस, मसल, तीनों पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी inhibits the uptake of glucose and amino acid by either liver fat or muscle cell. Last and final, किस तरीके से glucocorticoids, I'll buy it. They also act as an immunosuppressant. You should have told that it promotes glycolysis, it promotes energy production. Glycolysis भी mention करना है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है? सिट। नेक्स्ट, फाइनली, अरे जब बोलेगी तो नहीं आता तो कभी आएगा ही नहीं। बोल मुझे आता है पर मैं भूल गई, स्टिल सेंसिबल, ठीक है? क्या बात है। चले, इट्स ओके। हिमांशा, प्रियांशा, लेट्स गो फॉरवर्ड। योर क्वेश्चन इज, जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है वो कौन सी लेयर करती है? अभी बताया था हिमानी ने, हरमाइनी। फर्स्ट वाली का नाम बताओ मुझे। जी क्या था? वंडरफुल। व्हाट इज द प्रिंसिपल हार्मोन? अभी बताया था। मैं सिर्फ वही पूछ रही हूँ जो उसने बताया कि तू नहीं भी पढ़ के आई तो भी अब सुना तो होगा। Moral of the story, if any question is asked, you're supposed to learn it, listen it and recall it because I can ask it again. हाँ, और फिर तो और चाटे पड़ेंगे कि अभी क्लास में बोला और फिर भी नहीं आता। हाँ, वर्चुअल चाटे। नहीं, चेंज नहीं होता कुछ भी।
Aldosterone. Where does aldosterone act? Quickly, please. Where does it act to control mineral level in our body? नहीं. इशिका. तो है ही एल्डोस्टेरॉन बनाते हैं. वो किस पे एक्ट करता है? I'm sorry? Sure? किडनी के नेफ्रॉन पे DCT पे एक्ट करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ विल मिनरल आयन, सोडियम आयन, एंड देयर इज पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर 5 times. चलो, मैम ने बताया एल्डोस्टेरॉन के बारे में, ठीक है. इन्होंने बताया सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बारे में, इन्होंने बताया कॉर्टिसोल के बारे में. कैन यू टेल मी एनी अदर हार्मोन विच इज सिमिलर टू कॉर्टिसोल इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? क्या कोई और भी ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है जैसे कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है? कोई भी एक हार्मोन जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के काम आता है? सुनाई नहीं दे रहा बेटा. टेक योर टाइम. नेक्स्ट आई विल आस्क यू, डोंट वरी, आई विल वेट. ठीक है. नेम द mature cell which is responsible for secreting antibody. थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन से एंटीबॉडीज बनवाती है. किस सेल से एंटीबॉडीज बनवाती है? चुप, तूने बोला. मैंने भी सुना. हाँ, नहीं, आप सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं? दो आंसर इज रॉन्ग. कौन एंटीबॉडीज बनाते हैं? जो एंटीबॉडीज बनाते हैं ना बेटा, वो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं. जो ब्लड में सर्कुलेशन से इम्यूनिटी मिलती है ना, उसको हम सेल मीडिएटेड नहीं बोलते. उसको हम क्या बोलते हैं? एनीबडी? न्यू कमर्स? जो ब्लड में एंटीबॉडी सर्कुलेट करने से इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं कहते. वो दूसरी वाली होती है. वो दूसरी वाली कौन सी है? वेरी गुड, वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है. वो कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं? वही एंटीबॉडीज बनाते हैं. अब तूने मुझे दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल का नाम बताना है. सेल मीडिएटेड कौन बनाता है और ह्यूमोरल कौन बताता है? द नेचर ऑफ दिस इम्यूनिटी इज जनरल और स्पेसिफिक. ये इम्यूनिटी जो सेल मीडिएटेड होती है, ये इम्यूनिटी जो ह्यूमोरल होती है, ये कैसी होती है? जनरल होती है या स्पेसिफिक होती है? 1 person एट अ टाइम प्लीज. इट्स स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है, ट्राई. What are the fighter cells of the body? Okay, I'll lead you through there. WBCs. Type of WBCs are lymphocytes. 2 types of lymphocytes provide a specific immunity. T वाले provide करते हैं cell और B वाले provide करते हैं immunity. 5 times. आपको याद आया? Any hormone which increases blood glucose level. छोटे होते से पढ़ाते हैं बेटू. ये blood glucose level बढ़ाएगा, ये घटाएगा. अच्छा, घटाता कौन है? अगर किसी की ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, पापा मम्मी दादा दादी, तो हम उनको बोलते हैं ये वाला इंजेक्शन लगा लो, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. वो कौन सा? इंसुलिन. इंसुलिन के उल्टा कौन काम करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है? इंसुलिन एंड डैश हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. एनीबडी फ्रॉम द न्यू कमर? कौन है जो इंसुलिन के उल्टा काम करता है? ग्लूकागॉन. दोनों 5 times. अब्सार. चले ऐसी. You're such a pleasant personality that I find myself happy when I look at you. Okay. चले, you should be happy about it. You make me happy. हाँ. अच्छा. 5 questions, 1 from each gland. Okay, अब्सार? ठीक है. Tell me the hormones which are secreted from posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स आते हैं? वेरी गुड. ADH और ऑक्सीटोसिन का नेचर क्या है? आधे. ओके, नेचर क्या है? वेरी गुड. दे आर पेप्टाइड्स. दे आर शॉर्ट पेप्टाइड्स. दे आर शॉर्ट पेप्टाइड्स. वेरी गुड. व्हाट इज द रोल ऑफ
Prolactin. I'll put an easy one. Okay. Prolactin. I got it. Prolactin is going to produce milk. Can you name any gland which maintains the diurnal rhythm of our body? Day and night rhythm of the body. Gland. Pineal gland. What is the location of pineal gland in the brain? Dorsal side of? Forebrain. Wonderful. Can you tell me the gland which is responsible for causing tetani because of hyposecretion of the hormone? Very good. Can you tell me what is the principal hormone secreted from adrenal medulla? Principal hormone secreted from adrenal medulla. Wonderful. High five, Apsar. Sit down. Next. Can you tell me what is the effect of epinephrine, non-epinephrine on sweat glands? Quick, be quick. अच्छा, digestive system. तीन बताने आपको मुझे इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन. 2 मिनट ले लो. हाँ, 2 मिनट लेके मुझे एक्शन बताना. 3. ठीक है. आइस पे क्या इफेक्ट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है. ठीक है. यू टेल मी द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन नॉन एपिनेफ्रीन ऑन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड हार्ट से आपकी बॉडी में आपको क्या क्या समझ में आता है. अगर किसी के हार्ट में दिक्कत है तो उसको ये होगा. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है जिसकी दवाइयाँ खाते हैं दादा दादी, हमको ना ये प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर. तो क्या होगा ब्लड प्रेशर का? इंक्रीज. हार्ट रेट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज. और सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या आता है ब्लड हार्ट के अलावा? कौन से? चलो, ऑर्गन्स तक ब्लड जाता कैसे है? हु प्रोवाइड्स ब्लड टू द ऑर्गन्स? Aorta is a largest artery is a think vessel. It's a blood vessel. What is the effect of epinephrine, non-epinephrine on blood vessels? Heart rate increase, blood pressure increase. What happens to the blood vessels? Do they constrict or do they dilate? They dilate. The only difference, सब चीज़ चक 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 होती है, बट एक चीज़ खुल जाती है. वो क्या है? 5 times. Last and final person of the day, Arpita. चले. What is the source of origin of adrenal medulla from the dermal layers? That means embryonic dermal layer, which forms adrenal medulla. Ectoderm. It is synergistic with which sympathetic? With which nervous system? Sympathetic nervous system. Okay, what is the origin of adrenal cortex? It's mesodermal in origin. Can you tell me the the mesoderm which forms adrenal cortex, mineralocorticoid, aldosterone, works with an axis of kidney hormones. Do you know वो कौन सा सिस्टम है जिसके साथ aldosterone मिलके काम करता है, जिसको हम डैश मैकेनिज्म भी बोलते हैं? किसका फीडबैक मैकेनिज्म? ओके, लेट मी पुट इट द अदर वे. अगर मुझे किडनी फंक्शन रेगुलेट करना होता है और ब्लड के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन करानी होती है, तो जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमने किया भी था. अदर ग्लैंड्स और अदर ऑर्गन्स विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है, रेनिन. तो ये रेनिन और एल्डोस्टेरोन का क्या? Can you expand RAS mechanism? Renin? What is full form of RAS? RAAS. R renin. A? बस यही बताना है आपको. This is our 5th question. You're just a step behind. High five. Come on. I can give you a hint. जो भी ये A है, ये liver release करता है.
ये 1 से 2 में कन्वर्ट होता है और फिर 2 एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, aldosterone system is called RAS mechanism. Full form 5 times डालें। हाँ जी, very good. Not eyes, dilation of pupil of eyes. Sweat gland और सलाइवरी ग्लैंड दोनों पे ऑपोजिट काम होता है। जब बहुत डर लग रहा होता है तो क्या होता है स्वेट ग्लैंड से? राइज ऑफ हेयर, बाल खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है और गला सूख जाता है। सो इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, आपकी जीआईटी की मोबिलिटी और सिक्रीशन कम हो जाती है, स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है, और प्यूपिल ऑफ द आई डायलेट हो जाता है। शो प्लीज, शो टाइम। 2 दिन थे, पढ़ के नहीं आए आप? क्यों नहीं पढ़े? नहीं, jokes apart. 2 days is like 200% job. You were supposed to solve at least 200 questions in these 2 days. You had half of Friday, you had Saturday, you had Sunday. You should have had solved all the questions of endocrine, come with doubt, so that we finish the chapter today. हाँ, और क्या, बैठे। और कौन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन के अलावा, जहाँ से हमने आपका क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था? कॉर्टिसोल, लिखो इसके नीचे, कॉर्टिसोल इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। अब याद रहेगा? कहाँ पे एक्ट करता है आपका? एडीएच। एडीएच भी तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। अगर एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे करता है, एडीएच किस पे करता है? अर्पिता, एडीएच किस पे एक्ट करता है? उल्टा लिखा है, अच्छा नहीं, ठीक लिखा है। नाउ one गड़बड़ that you have done is lymphocytes can be T and B, ठीक है, T and B यहाँ लिखते हैं, या T and B नीचे लिखा है तो T सेल मीडिएटेड देता है, B ह्यूमरल देता है, बट सेल मीडिएटेड B सेल्स ही प्रोड्यूस करता है, सेल मीडिएटेड गाइड करता है B सेल को कि फॉर्म एंटीबॉडीज। ये गलत हो जाएगा, ये काटो। बप blood vessels dilate under the effect of epinephrine, or epinephrine is equal to blood vessel dilation, and specifically arteriole dilation. Rewrite. cortisol कौन बनाता है? Which gland? गाम्या उर्फ कामना, बताओ। Which gland is responsible for secreting cortisol hormone? ये देखो सारी राम कहानी। हाँ जी, एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड रजे? ऐसा चल बताना, आता है कि नहीं आता? याद नहीं है, क्यों? पढ़ा था सैटरडे संडे, सच बताना। आगे का पीछे का तो कर ले, पहले पूरा पढ़ना है ना, आगे पीछे नहीं। जितना करा दिया सारा करना है, ठीक है ना? प्लीज़। एड्रीनल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड कॉर्टिसोल देती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स देती है कि मेडुला देती है? कॉर्टेक्स में कौन सा वाला पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा? मिडिल पार्ट, ठीक है। कौन सा जोना? जोना fasciculata. You write it. Show it to me again. Hyposecretion of adrenal gland. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है बंदे के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज यूज कम और स्टोर ज़्यादा होता है। अब ये आप बातें क्यों हो रही हैं? सारा आता है,
आई वांट पैंक्रियाज। चलो जी, बातें कर रहे हो ना, आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस ऑन पैंक्रियाज। तुम्हें पैंक्रियाज आता है? हाँ, गैस्ट्रिक की इंटेस्टाइनल मोबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, जीआईटी मोबिलिटी, इलाई पायरेक्टाई। बेटा वही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से नहीं होता, या सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल के सरफेस एरिया से नहीं होता। देयर आर अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रेशर, लाइक द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कि जितने ज़ोर से वो पंप करेगा, भले ही वेसल डायलेटेड है, वो ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, मोर ब्लड मोर प्रेशर। ऐसे ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। उनको वेसो कंस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। सिट डाउन। चलो जी, आज दीपाली भी नहीं आई ना? क्यों? And what's the name of the other girl? No. They both came, they both left. Achha, I didn't see. Pancreas, please. So we say pancreas is a mixed gland. वो exocrine भी है, वो endocrine भी है। exocrine माने वो pancreatic juices भी बनाती है, endocrine माने वो hormones भी बनाती है। अगर वो exocrine है और वो pancreatic juice बनाती है, तो just for your information, वो जो pancreatic portion है उसको हम बोलते हैं एसिडाई, और वो 1 लीटर पैंक्रियाटिक जूस बनाती है पर डे। ग्लैंडुलर पोर्शन को बोलते हैं, या ग्लैंडुलर यूनिट को बोलते हैं। व्हाट? इट्स द एसिनस या फिर एसिनाई। सिंगल है तो एसिनस, प्लूरल है तो एसिनाई। ठीक है। पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज endocrine. Exocrine and endocrine. अब वो exocrine endocrine दोनों है तो हम उसको mixed बोलते हैं। mixed के लिए एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं heterocrine, कि वो 2 तरीके की सिक्रीशन करता है। hetero means different different, exo भी endo भी, पैंक्रियाटिक जूस भी और हॉर्मोन्स भी। When it secretes hormones, तो ये जो हार्मोन सिक्रीटिंग पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। It forms about 1.5% of the entire pancreatic mass. It has 3 types of cells: alpha cells, beta cells, delta cells. अल्फा, बीटा और डेल्टा। और मैंने जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि पैंक्रियास के बारे में, कि वो करीबन 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी ग्लैंड है, यू शेप ऑफ द डियोडेनम के बीच में आती है। ठीक है। उसके सेंटर में डक्ट होती है जिसके पास सारे एसिडाई होते हैं, और ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये कहाँ होता है? पेरिफेरली प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं दिस एक्सोक्राइन पोर्शन एंड एंडोक्राइन पोर्शन इज प्रेजेंट पेरिफेरली। ये आपके आइलैंड्स हैं। जो पेरिफेरली प्रेजेंट है, these are aisles of Langerhans with the 3 different types of cells, जो कि एंडोक्राइन पोर्शन है, पेरिफेरली प्रेजेंट है। दिस इज
एंडोक्राइन विच इज प्रेजेंट पेरिफेरली, माने बाहर की तरफ, बाउंड्री पे। ये एक्सोक्राइन है विच इज प्रेजेंट सेंट्रली, माने सेंटर में। एंड द सेल्स विच आर सिक्रीटेड बाय द अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सिक्रीट। इसका क्या काम होता है? 1 person रेज हैंड प्लीज। एनीबडी हैज अ आइडिया? 1 person रेज हैंड प्लीज। इनहिबिट करता है। एक है सोमैटोस्टैटिन जो पिट्यूटरी देती है, ठीक है, दैट इज सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। दिस इज सोमैटोस्टैटिन, देयर इज अ डिफरेंस प्लीज, दैट इज सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, दिस इज सोमैटोस्टैटिन। क्या ट्रॉफिक और स्टैटिन में फ़र्क है? सिर्फ सोमैटो वर्क सेम है, आगे का सेम है, पीछे का डिफरेंट है। तुम्हारी भाषा में आगे का पढ़ते हो, पीछे का पढ़ते हो, वैसे ही सोमैटोस्टैटिन इज डिफरेंट देन सोमैटोट्रॉफिक। प्लीज, सोमैटोट्रॉफिक इज इट रिड्यूसेस, बट द पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन अगर कैटेगराइज करें, वो सिर्फ और सिर्फ पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को ही कंट्रोल करता है। इट्स अ पैराक्राइन हार्मोन। बात को समझना, व्हाट डू वी मीन बाय पैराक्राइन? पैरा मतलब आजू बाजू। तुम आई थिंक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ऑर्थो मेटा पैरा, बगल वाला, बाजू वाला, आसपास वाला, यही बोलते हैं। इसके आसपास अगर कोई चीज़ है तो जैसे हम बोलते हैं मेडिसिन और पैरामेडिकल कोर्सेज, आसपास मेडिसिन, ऐसे ही होता है ना कि वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं है बट आसपास मेडिसिन के हैं, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया या तुम्हारा फिजियोथेरेपी हो गया या तुम्हारी जो भी, दे आर पैरामेडिकल कोर्सेज। एम आई राइट? सेम वे ये पैराक्राइन सिक्रीशन है जो आसपास को कंट्रोल करती है, कंट्रोलिंग द सेल्स और द टिश्यूज नियर अबाउट इट। एंड नियर अबाउट इट कौन है? अल्फा और बीटा। सो इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स, स्टार क्वेश्चन मार्क। ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ एंड कैसे कंट्रोल करता है? स्टॉप कर देता है, स्टॉप अल्फा एंड बीटा सेल। एंड कैसे कंट्रोल करता है? इट हैज अ इनहिबिटरी इफेक्ट। कंट्रोल कैसे करता है? स्टॉप करके। कंट्रोल कैसे करता है? स्टॉप करके, रोक के, उसे स्टैटिक करके, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अनदर इफेक्ट। जैसे वो हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है वैसे ही वो पैंक्रियाटिक जूस, अक्का आप कह सकते हो डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीशंस को भी इनहिबिट करता है। को भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, इट इनहिबिट्स द मोबिलिटी ऑल्सो ऑफ GIT। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन तो कम करता ही करता है, साथ साथ इवन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी भी कम करता है। रीज़न है उसका कि जैसे ही खाना आता है डिओडेनम में तो उसको ज़बरदस्ती जो वहाँ का नर्वस प्लेक्सस है ना, ग्लैंड्स को फोर्स करता है कि सिक्रीशन करो। तो कहते हैं सिक्रीशन तो करनी नहीं है, सोमैटोस्टैटिन ने मना किया। तो सोमैटोस्टैटिन कहता है मैं वहाँ से भी ज़बरदस्ती बंद कर देता हूँ, ना खाना जाएगा, ना नर्व्स बोलेंगी कि ग्लैंड्स को सिक्रीशन करो, ना सिक्रीशन होगी। तो वो सिक्रीशन तो रोकता ही रोकता है, और जो फैक्टर सिक्रीशन करने को फोर्स करता है उसको भी रोक देता है कि खाना मूव ही नहीं करेगा, ना मूव करेगा, ना आएगा, ना नर्व्स बोलेंगी ग्लैंड्स को कि सिक्रीशन करो, किस्सा ही ख़त्म। ठीक है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, एक मुहावरा होता है ना हिंदी में, एग्जैक्टली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इज दिस थिंग क्लियर? तो वो मोबिलिटी कम कर देता है। दैट मीन्स इट इनहिबिट्स सिक्रीशन एज वेल एज प्लस
reduces mobility of GIT, gastrointestinal tract. This function of somatostatin is very similar to another hormone which is released by the intestine. What is the name of that hormone? Gastric inhibitory peptide, which is also known as 1%, please. Very good. Interrogastron. ठीक है. Similar to, this action is similar to somatostatin का ये वाला जो action है ये किसके similar है? Similar to GIP और interrogastron. And what is the source of GIP or interrogastron? It's the intestine. It's the duodenum. Small intestine. Small intestine में भी duodenum. इसका source. जी बेटा जी. PPKCZ. अब ऐसा है? PPPZ, CCKPZ. मैं PPKCZ तो कुछ भी नहीं था. CCKPZ. Cholecystokinin pancreozyme. PPZ भी होता है. PP सेल क्या करता है? मुझे भी बता दो. अच्छा, दिखा दो कहाँ लिखा है, हम भी वो किताब पढ़ लेंगे. नाउ आई टेल यू व्हाट आई अगेन से, किताबें बहुत सारी हैं, हर टॉपिक को आप कितना ही चाहे उतना डिटेल में पढ़ सकते हो. प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू NCERT, इधर दिस और दी ओल्डर वर्जन. बस बिल्कुल, फिलहाल हमें इतना ही जानना है, हमारे लिए काफ़ी है. इससे बियॉन्ड एटलीस्ट आपके नीट में नहीं आएगा. इफ़ यू वॉन्ट टू नो आई कैन सर्च फॉर यू एंड लेट यू नो. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज PP सेल्स बाय फार नाउ. ओके, चले. अल्फा एंड बीटा सेल्स जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कॉमन फंक्शन, दैट इज डैश होम्योस्टेसिस, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. इनका एक ही काम है, टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल. व्हेन आई से मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, व्हाट इज द आइडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ ह्यूमन इंडिविजुअल आफ्टर 18 years of age? इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस. 80 mg per deciliter. It should be ideally 80 mg per deciliter, maintained at this concentration. Maintain blood glucose level at 80 mg per deciliter. It ranges from 80 to 100 on the basis of when you eat food immediately after it. If you check it, वो 100-104 ही होगी, क्योंकि एकदम से खाना खाया है वो टूटेगा, वो ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही है. बट खाना खाने के 2 घंटे बाद वो 80 mg डेसीलीटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 80 से 90 भी मान लेते कि ठीक है. ठीक है, एवरी लैब हैज़ देयर ओन रेंज, हैव देयर ओन मैकेनिज्म, हैव देयर ओन डाटा पीरियड, जिसके अंदर वो उसको 120 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. वही मैं कह रही हूँ, एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट रेंज. मैंने क्या बोला, एक आइडियल इंडिविजुअल, आइडियल वेट एट द एज ऑफ 18 कितना होना चाहिए? आइडियलिज्म जिसे बोलते हैं ना, 80 mg per deciliter. राइट नाउ इफ इट गोज अबव और इफ इट गोज बिलो, हमारी बॉडी को क्या कहते हैं? हम लोग कैसे लाइक के लोग हैं? रेगुलेटर्स. हमें एक ही लेवल पसंद आता है, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो किसी भी आयरन का हो, या चाहे वो किसी भी मिनरल का हो या न्यूट्रिएंट का हो. तो वी लाइक इट टू बी 80 ओनली. अब अगर वो बढ़ गया या वो घट गया तो हम क्या चाहेंगे कि वो वापस किस पे आ जाए? 80 पे. तो वो कौन लेके आएगा? ये दोनों मिलकर लेकर आएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. व्हाट आर द इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन and glucagon to regulate blood glucose level or a bean balance of glucose. हम बोलते हैं इंसुलिन decreases blood glucose level, glucagon
increases blood glucose level. I'm sorry? कैसे करता है वो ऐसा काम कि भैया वो ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाएगा और वो बढ़ाएगा? बाय व्हाट एक्शंस? मे आई? फिर मैं पूछ लूँगी, आप सारा आंसर करना चाह रहे हैं कि हाउ डज इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल? इट प्रमोट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर सेल्स, बाय मसल सेल्स, बाय फैट सेल्स इंडिविजुअली. मसल सेल्स को इवन बोलते हैं अमीनो एसिड भी अब्जॉर्ब कर लो और उसको कन्वर्ट कर दो इनटू प्रोटीन्स. ग्लूकोज को बोलते हैं ग्लूकोज अब्जॉर्ब कर लो, कन्वर्ट कर दो इनटू ग्लाइकोजन. अगर वो लिवर सेल को बोलेगा कि ग्लूकोज लो, तो लिवर उसको क्या करेगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइकोजन, बिकॉज द एनिमल स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. This process of conversion of glucose to glycogen will be known as. तो भैया कौन करता है ग्लाइकोजेनेसिस? इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस. उल्टा काम करेगा कौन? ग्लूकागॉन. वो क्या करेगा? हाँ, ग्लाइकोजन बनाएगा कौन? वो क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है इनटू ग्लूकोज. इट डज ग्लाइकोजीनोलाइसिस. एग्जैक्ट ऑपोजिट, ब्रेक डाउन and increase the level of glucose in blood by glycogenolysis. एक करेगा ग्लाइकोजेनेसिस, एक करेगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस. वर्ड्स को समझना. लाइसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना. जेनेसिस मतलब क्या होता है? बनाना. कोई भी चीज़ के पीछे अगर जेनेसिस लगा है माने फॉर्मेशन हो रही है. कोई भी चीज़ के पीछे अगर लाइसिस लगा है माने चीज़ टूट रही है. ठीक है. अगर लिखा है ग्लाइकोजीनोलाइसिस तो ग्लाइकोजन टूट रहा है. लिखा है ग्लाइकोजेनेसिस तो ग्लाइकोजन बन रहा है. क्लियर है? कौन बनाता है ग्लाइकोजन? इंसुलिन बनवाता है ग्लाइकोजन बाय लिवर सेल्स. कौन तोड़वाता है ग्लाइकोजन? ग्लूकागॉन. और कौन तोड़वाता है ग्लाइकोजन? सिर्फ और सिर्फ कामना आंसर करेगी. और कौन है जो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. कौन सा वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? कॉर्टिसोल. कौन सा? कॉर्टिसोल. इट हैज़ अ सिमिलर एक्शन टू कॉर्टिसोल. इसलिए भी इन दोनों को हम एक और नाम देते हैं, दैट इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन. कैसा हार्मोन है ये? हाइपोग्लाइसीमिक. जब भी आप हाइपो हाइपर वर्ड बोलो ना, प्लीज स्पीक इट वेरी केयरफुली एंड क्लियरली, क्योंकि इट्स अ हाइपोलेस, इट्स अ हाइपर, पता नहीं हाइपर बोला है हाइपो बोला है, समझ ही नहीं आता. ठीक है. ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन. ठीक है. वेरी 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 important. It also promotes uptake of glucose with the help of glucose transporting proteins. जब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें जब आप प्रोटीन्स एज अ बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोटीन नेचर के हैं और अलग अलग काम करते हैं. हमारे पास हॉर्मोन्स हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं और अपना अपना काम करते हैं. हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोटीन नेचर की है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. हमारे पास एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं. हमारे पास हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन प्रोटीन्स हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज का काम करते हैं. वैसे ही मेरे पास कुछ और प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं. दैट प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विच वर्क्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज डैश प्रोटीन.
ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट? नाम क्या है उसका? कभी सुना है ऐसा प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है? नीट के पेपर में भी आया था। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सिर्फ पेपर में मिलती है। वंडरफुल आंसर, GLUT4। ग्लूट भी बोल सकते हो। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, GLU, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, GLUT4। बहुत सारे ग्लट है, 1 2 3 4, ठीक है। स्पेशली इंसुलिन के इफेक्ट में काम करने वाला कौन सा है? GLUT4, GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है बेटा। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है? GLUT4 किस टाइप का मॉलिक्यूल है? इट्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इट्स अ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज। फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। आधे लोग इसको बाद में कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इट्स अ प्रोटीन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल दैट ट्रांसपोर्ट्स विच मॉलिक्यूल? ग्लूकोज, ठीक है। तो जी इंसुलिन ने ग्लूकोज उठवाया भी, इंसुलिन ने ग्लूकोज को जोड़ा, ग्लाइकोजन बनाया भी। और इंसुलिन क्या करता है? इट प्रमोट्स यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अगर लिवर सेल्स उसको उठा रहे हैं तो उसको यूटिलाइज भी करें। यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड असीमिलेशन। तो असीमिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर सेल्स, बाय मसल सेल्स, बाय फैट सेल्स। सो ये जो असीमिलेशन है, जब भी लिवर सेल्स करते हैं, जब भी मसल सेल करते हैं, या जब भी फैट सेल करते हैं, जिनको हम एडिपो सेल्स भी बोलते हैं। फैट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो ये फैट सेल्स कैसे यूज करेंगे इस ग्लूकोज को? दे विल कन्वर्ट ग्लूकोज टू, they will convert glucose to, I can't hear you, ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट ही हो गया। जैसे कि फैट सेल्स क्या बनाएंगे? फ्लैट सेल्स क्या बनाएंगे? फैट्स। सिंपल आंसर शुड हैव बीन ग्लूकोज से क्या बनाएंगे? फैट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फैट विल बी नोन एज, फैट्स आर अ टाइप ऑफ which biomolecule? Lipids. So formation of lipids will be known as lipogenesis. यहीं से वर्ड्स आते हैं। कौन सा हार्मोन लाइपोजेनेसिस करेगा? समझ आई बात? तो it will promote the conversion of glucose to fats, and this process of conversion of glucose to fats is known as lipogenesis. I want you to understand कि ये वर्ड्स कहाँ से निकलते हैं, ताकि अगर कभी पूछ लिया जाए कि जी लाइपोजेनेसिस कौन करता है, ग्लाइकोजेनेसिस कौन करता है, तो आपको पहले से पता हो कि कौन सा हार्मोन है जो ये सारे काम करता है, किस सेल में करता है और किस लिए करता है, क्योंकि उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाना है। कि अगर गोल घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यू नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन एंड ऑन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। याद रहेगा पक्का? मसल सेल में वो क्या करेगा? दो तरीके की काम कर सकता है। ग्लूकोज से एनर्जी बनवा सकता है, एटीपी बना सकता है, मसल एक्शन कर सकता है, और मसल में वो अमीनो एसिड से प्रोटीन भी बनाता है। अगर तुमने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा हो और पढ़ा हो कभी भी कि रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक पाथवे, ये लाइन सुनिए कभी? रेस्पिरेशन में सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं होती, रेस्पिरेशन में जोड़ तोड़ भी होती है, कि आप चीज़ों को जोड़ते भी हो कुछ बनाने के लिए। लास्ट पेज ऑफ रेस्पिरेशन चैप्टर, एवरीवन हैज एनसीईआरटी? आई वांट यू टू ओपन चैप्टर नंबर 14, लास्ट शीट। बहुत अच्छा किया। चैप्टर 14, लास्ट शीट प्लीज। देयर इज अ टेबल गिवन। बस पीछे
Page number 236, somewhere near about. Can you see this flow chart, please? This. हाँ, आप देखो ग्लूकोज से क्या क्या बन रहा है. ग्लूकोज से फैट भी बन रहा है, ग्लूकोज से प्रोटीन भी बन रहा है. अगर तोड़ोगे तो पायरुविक एसिड बनेगा, तोड़फोड़ होगी क्रेब्स साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर जोड़ोगे तो वो ऊपर भी जा सकता है और फैट्स भी बना सकता है और प्रोटीन्स भी बना सकता है. सो दिस मसल is going to use this respiratory pathway to convert glucose to proteins, to convert glucose to fats. बात समझ में आई? What is the common intermediate? जब वो assimilation करते हैं तो जी वो बोलते हैं कि वो ग्लूकोज से फैट भी बना सकते हैं, वो ग्लूकोज से प्रोटीन भी बना सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली वो ग्लाइकोजन या फिर और कार्बोहाइड्रेट्स भी बना सकते हैं. व्हाट इज द कॉमन इंटरमीडिएट? वंडरफुल. एसिटाइल कोएंजाइम ए. देखो जहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखा है विच इज एंटरिंग क्रेब्स साइकिल, गो ऑन आइदर साइड, इट कैन फॉर्म फैट, इट कैन फॉर्म amino acid proteins, it can form glucose glycogen. So common intermediate is acetyl coenzyme A. मतलब समझते हो, common intermediate एक intermediate compound है जो जब भी हम ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं कहीं बीच में बनता है. इंटरमीडिएट मीन्स बीच में. जब भी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो रही है, असिमिलेशन हो रही है, कहीं बीच पर बन रहा है, और वो जो बीच वाला कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए, उससे आप ग्लाइकोजन भी बना सकते हो, उससे आप फैट भी बना सकते हो, उससे आप प्रोटीन भी बना सकते हो. जी, दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन कॉमन टू ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, चले आगे. सो कॉमन इंटरमीडिएट इज स्टार क्वेश्चन मार्क. acetyl coenzyme A. Likewise, if we compare, लिख लो फिर ग्लूकागॉन पे जाएंगे. If we compare यही सेम असिमिलेशन ग्लूकागॉन की, when you're done writing please let me know. Let everyone write it. Done? निशा, shall we? चले. अभी ग्लूकागॉन कैसे असिमिलेशन करता है? वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है, और लिपिड्स को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है. जब लिपिड्स और प्रोटीन्स टूटते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और टूट रहा है, एक नए तरीके से ग्लूकोज बन रही है. एवरीवन प्लीज कीप क्वाइट. ये नए तरीके से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को हम डैश बोलते हैं, रेज हैंड. व्हेन ग्लूकोज इज फॉर्म फ्रॉम अ न्यू फॉर्मेट वी कॉल इट डैश टाइप ऑफ अ प्रोसेस. वंडरफुल. इट्स कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो हमारा ग्लूकागॉन क्या करता है? It does gluconeogenesis. Besides glycogenolysis, it is also responsible for gluconeogenesis. That means formation of glucose, जिससे वो blood glucose increase करेगा by breakdown of कौन से दो कंपाउंड्स? फैट्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. और ये ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन को क्या बोलेंगे?
1% at a time, please. Very good. Proteolysis and lipolysis. अब अगर ये वर्ड्स आ जाएंगे कि लाइपोलाइसिस कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइपोलाइटिक हार्मोन, ठीक है, इट वुड बी इंसुलिन और ग्लूकागॉन. अर्पिता, हम किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं? ठीक है, इट विल बी ग्लूकागॉन. एंड कामना, और कौन सा होगा जो ग्लूकागॉन जैसे काम करता है? अब भूलेगा? प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस. दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ रेमिनिसेंस. बार 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 एक ही कॉन्सेप्ट को याद करोगे, उसको रिलेट करोगे तो कभी भूलोगे नहीं. सेम वे यू हैव टू डू विद बायोलॉजी फॉर रिस्पेक्ट विद वन कॉन्सेप्ट. यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट, इधर से उधर से कहीं से भी, बट बार बार उसी कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो कभी उसको भूलोगे नहीं. यू नीड मिनिमम 5 टाइम रिविजन्स ऑफ वन कॉन्सेप्ट, देन वो यहाँ पे स्टिक होगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस दिस फॉर 5 days यू विल फॉरगेट इट. मैं 15 दिन बाद तुमसे पूछूंगी, तुम फिर भूल जाओगी कि ग्लूकागॉन किसके जैसा होता है, कॉर्टिसोल जैसा होता है या एल्डोस्टेरोन जैसा होता है. सो यू हैव टू डू इट एवरी डे. हर रोज़ 5-5 मिनट देने हैं पीछे की चीज़ को रिवाइज करने के लिए. जो पीछे वाला आगे वाला बोलते हो आप, उसको रोज़ पढ़ना है. 2 मिनट लगेंगे जब आप रोज़ पढ़ोगे. 15 दिन बाद पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा. रोज़ पढ़ोगे तो 2 ही मिनट लगेंगे. रोज़ वो कॉपी खोलनी है, शुरू से एंड तक देखना है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो मुझे नहीं आता. बात समझ में आई? यू हैव टू रिवाइज इट एवरी डे, देन इट्स गोइंग टू मेक सेंस. Else you will forget it, darling. And biology is very easy to forget, very difficult to remember. So out of sight, out of mind है. You don't have to get it out of sight. Keep it in sight every day, every night. सोने से पहले ये करके ही सोना है. ठीक है जी? याद रहेगा? Okay. When there is an imbalance, especially we say with respect to insulin. When there is insulin insufficiency or insulin deficiency, it leads to a condition in a body which is known as diabetes mellitus. It is different from diabetes insipidus. 1%. Diabetes insipidus किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है? साक्षी, निशा, very good. It is because of insufficiency of ADH hormone. ठीक है, वेरी हैप्पी विद यू निशा, वेल डन. इंसुलिन डेफिशिएंसी, सी, it's not difficult for anybody to have a good comeback. The only thing is you have to put labor, you have to put hard work. Anybody can answer any question. ठीक है. डायबिटीज mellitus, और एक और डायबिटीज़ होती है जिसका इंसुलिन से, शुगर से कोई लेना देना नहीं होता. अगर मैं बोलूँ ना उसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, क्योंकि एक डायबिटीज़ mellitus ऐसा भी होता है जिसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है. बॉडी में इंसुलिन भरमार होती है बट फिर भी ब्लड शुगर लेवल हाई होता है. ठीक है. एक डायबिटीज़ mellitus ऐसा होता है जिसमें इंसुलिन कम होती है जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई होता है. नाउ दीज 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आर कॉल्ड टाइप 1, टाइप 2. ईजी तरीका याद रखने का, जो टाइप 1 है पहले आ रहा है, लाइफ में भी पहले आता है. यंग ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है, छोटे बच्चों में 9 साल 10 साल 8 साल के बच्चों में हो जाता है. ठीक है. क्यों हो जाता है? एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं हम उसको. आपके पैंक्रियास के जो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, बीटा सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आप ही के बॉडी के पैंक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो वो आपका बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर देता है. उसकी वजह से इंसुलिन कम, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई और सारे सिम्टम्स आते हैं. वील डिस्कस अबाउट दैम. ऐसे केस में अगर बंदे को इंसुलिन हार्मोन दोगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा. इंसुलिन नहीं, हाँ, एक्सटर्नल इंसुलिन दोगे तो ठीक हो जाएगा इंसुलिन की कमी की वजह से, क्योंकि वो डायबिटीज़ किसकी वजह से है? इंसुलिन की कमी की वजह से. एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है. ठीक है. अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? इसके अंदर बीटा सेल्स ठीक ठाक है. ठीक है. बीटा सेल्स इंसुलिन भी ठीक ठाक बना रहे हैं. उस बंदे के ब्लड की इंसुलिन लेवल चेक करोगे तो नॉर्मल होगी, शायद हायर साइड पर ही होगी.
ठीक है। हायर साइड पे इसलिए क्योंकि बॉडी इंसुलिन बना रही है, बॉडी कह रही है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करो, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, हाई। हाइपोथैलेमस बोलेगा कर क्या रहे हो, काम नहीं कर रहे हो क्या, और बनाओ, और इंसुलिन बनाओ ताकि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आए। फिर भी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं आ रहा, क्यों? बिकॉज एवरी हार्मोन हैज़ अ एक्टिंग साइट, एक टारगेट साइट जिस पे वो एक्ट करता है, वहाँ पे रिसेप्टर बैठा होता है जो उसको पकड़ता है कि हाँ जी कोई आया है, मुझे काम करना है। अगर रिसेप्टर डैमेज हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इंसुलिन आया था कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ए हिट नाउ डेज। मिंत्रा से तुमने शर्ट खरीदी, तुमने ऑर्डर डिलीवर करा, आएगा वेडनेसडे को, तुम चले गए वेडनेसडे छुट्टी बनाने, ठीक है। अब तुम घर पे नहीं हो, अब आया ऑर्डर कि नहीं आया तुम्हें थोड़ी पता, ठीक है। उसने लिख दिया डिलीवर, तुम घर पे नहीं थे, वो चले गए, उसने कहा हमने तो डिलीवर कर दिया, आपको मिला नहीं मिला हमें क्या पता, कुड भी, है ना। जब ऐसा सीन होने लगा तब मिंत्रा ने कोड देने शुरू करे कि जब तक कोड नहीं दोगे तब तक डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं होगी। आप कोड दोगे तो हम मानेंगे कि हाँ जी डिलीवरी हुई है, नहीं तो नहीं हुई। अब ये सिस्टम आने लगा है। सो एवरी टाइम देर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ जनरेटेड, उसमें शॉर्टकमिंग्स होते हैं। विद टाइम, विद डिफरेंट सिचुएशंस हमें समझ में आता है कि उन शॉर्टकमिंग्स को कैसे ओवरकम करना है। लाइकवाइज बॉडी में भी जब रिसेप्टर ही नहीं होगा तो इंसुलिन आया या नहीं आया हमें पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा तो आप वो कपड़ा पहन भी नहीं सकते, वो काम भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इंसुलिन काम भी नहीं करेगा। सच टाइप ऑफ डायबिटीज इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। इंसुलिन बनती है बट फिर भी वो काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कौन काम नहीं कर रहा? रिसेप्टर, टारगेट सेल का रिसेप्टर काम नहीं कर रहा। ऐसे केस में तुम उसको बाहर से और इंसुलिन दे दो, कुछ होगा? होगा? इंसुलिन तो ऑलरेडी है उसकी बॉडी में, उसको बाहर से ज़रूरत थोड़ी थी। आप उसको क्या दोगे कि उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए? आप कोई एक्टिवेटर दोगे, ठीक है, जो कि डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करेगा और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करेगा। वो वाले रिसेप्टर पे एक्ट करने वाला नहीं दोगे, कोई और केमिकल दोगे जो वाया दूसरा रिसेप्टर इंसुलिन लाइक एक्शन शो करेगा, ठीक है। एनीबडी हैविंग अ डायबिटिक पेशेंट एट होम? जस्ट 2, 3, नोबडी एल्स, ओके। जितने भी आपके डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली जो 40 के बाद डायबिटीज़ होती है, ठीक है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है, ठीक है, एंड इनसफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर्स की वजह से होती है। उन लोगों में हम एक्सटर्नल इंसुलिन देना प्रेफर नहीं करते अनटिल एंड अनलेस द इंसुलिन लेवल शूट्स बियॉन्ड 250 और 400, तब हमें इंसुलिन देनी पड़ती भी है, कि वो एडिड देनी पड़ती है। उनके अंदर हम ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो इटाकोनाजोल की कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, ग्लूकोमाइड कैटेगरी के होते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट जस्ट टेलिंग यू कि वो इंसुलिन नहीं होता, वो और केमिकल्स होते हैं जो दूसरे तरीके के रिसेप्टर से ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो दो टाइप के डायबिटीज़ मेलाइटस, वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट, द अदर इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो अगर मैं ये बोलूँ कि डायबिटीज़ इंसिपिडस का इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसका भी इंसुलिन से लेना देना नहीं है। तो हम कभी भी ADH को ये नहीं बोलते कि उसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। स्टार क्वेश्चन मार्क टॉप ऑफ द पेज। डायबिटीज इंसिपिडस भी एक तरीके की डायबिटिक कंडीशन है, एंड ये डायबिटिक कंडीशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? डायबिटिक कंडीशन के सिम्टम्स होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। एक डायबिटिक पेशेंट को कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए, क्योंकि उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको यूरिन ज़्यादा आता है। पॉलीयूरिया मीन्स मोर यूरिन, पॉलीडिप्सिया मीन्स डिप पानी, ठीक है, उसको प्यास ज़्यादा लगती है। पॉलीफेजिया मीन्स उसे भूख ज़्यादा लगती है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट को 2 घंटे तक कुछ खाने को नहीं दोगे, 4 घंटे का गैप हो गया, तो उसका ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिक शूट डाउन करता है, इट कैन गो इनटू अ हाइपोग्लाइसीमिक कोमा। बंदा जो शुगर का पेशेंट होता है ना, ज़्यादातर हाई शुगर से कम मरता है, लो शुगर से ज़्यादा मर जाता है। पीपल हु आर डायबिटिक पेशेंट्स दे डाई ऑफ हाइपोग्लाइसीमिक कोमा मोर ऑफनली दैन
हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है. सो यू शुड नेवर लेट अ डायबिटिक पेशेंट बी विदाउट फूड फॉर मोर देन 2 आवर्स. अगर घर में कोई डायबिटिक है, टेक स्पेशल केयर दैट दे ईट इफ नॉट बट 2 आलमंड्स इन अ गैप ऑफ अ मील. 2 बादाम खा लिए, आधा एप्पल खा लिया. अच्छा, ज़्यादा भी नहीं खाना होता, बिकॉज ज़्यादा खा लोगे तो शुगर बढ़ जाएगी. सो यू हैव टू ईट स्मॉल मील्स बट एट रेगुलर गैप्स, स्पेशली फॉर अ डायबिटिक पेशेंट्स. ओके. पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये डायबिटिक फीचर्स हैं. अगर कोई भी शो करते हैं तो हम उसको डायबिटीज़ बोलते हैं. बट ये बिना ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के भी, विदाउट रिलेशन, विदाउट को WO भी लिखते हैं, विदाउट रिलेशन टू ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी एक डायबिटिक कंडीशन होती है. वो कौन सी होती है? जिसका कोई भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से लेना देना नहीं है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से नॉट रिलेटेड, इज डायबिटीज इंसिपिडस. इट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH. एंड ये सिक्रीशन कौन करता है? पिट्यूटरी. प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन कौन करता है? हाइपोथैलेमस. एंड ये कैसे जाते हैं हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक? हाउ डज ADH रीच पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम हाइपोथैलेमस? विच रूट? साक्षी, हाँ, वाया डायरेक्ट न्यूरॉन्स. कैसे ADH पहुंचता है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी? वाया डायरेक्ट न्यूरॉन्स. Why you need to revise every day? हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ये ADH कैसे जाता है? वाया डायरेक्ट न्यूरॉन्स. ठीक है जी, ठीक है. तो अब ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है, वी विल से इट्स ऑफ 2 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2. पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसलिए करना चाहिए. ठीक है. Because it's a condition which is very common. It's a physiological medical condition which is very common. As a medicine patient or as a medical student, an aspiring medical student, you must know about these conditions. ठीक है. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है, अब पेपर में कोरोना के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते थे. Because you're an aspiring medical student, you must know about it. ठीक है. एक जनरल अवेयरनेस भी बहुत मैटर करती है. टाइप 1 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट. टाइप 2 क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. टाइप 1 में क्या होता है? बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड, लो इंसुलिन इन ब्लड, यही होता है. ठीक है. टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज, इंसुलिन इन ब्लड is high or normal. What are the symptoms of a patient that is diabetic? There are 4 principal symptoms that you must know of. ठीक है. I don't know तुमने कभी, बिल्कुल, आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं ना, वो वेस्ट होने लगते हैं. ठीक है. देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर इट. आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो सकती है. क्यों?
आपकी बॉडी में हर चीज़ में कैपेसिटी है कि वो ग्लाइकोसाइलेट हो सकती है। समझते हो? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। सेल चैप्टर स्टार क्वेश्चन मार्क। विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स? वाइल्ड गेस, 3 चांसेस दूंगे। कौन सा? ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स ग्लूकोज एडिशन। इंसुलिन इन ब्लड इज हाई और नॉर्मल। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज एडिशन, जैसे फॉस्फोराइलेशन इज फॉस्फेट एडिशन। एटीपी बनाते हो बाय फॉस्फोराइलेशन, बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट। वैसे ही ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ग्लूकोज। अगर प्रोटीन्स पे ग्लूकोज चिपका दोगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। लिपिड पे ग्लूकोज अटका दोगे तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। एंड ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपकी सेल मेम्ब्रेन में बनते हैं, बनाने के लिए बनते हैं, बनाता है सेल मेम्ब्रेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा एक और सेल ऑर्गेनेली होता है जो ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ईआर का काम क्या है? उस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनाना। ठीक है। बेसिकली ईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है। ठीक है। और गोल्जी इस ईआर और लिपिड को ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। मॉडिफिकेशन सेंटर ऑफ द सेल क्या है? गोल्जी। तो वो मॉडिफाई करता है इन प्रोटीन्स को, वो मॉडिफाई करता है इन लिपिड्स को, और क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेशन। अब जब ये ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है तो पता है क्या होता है? हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सेल मेम्ब्रेन की आइडेंटिटी, आपके हर सेल की आइडेंटिटी उसके ग्लाइकोप्रोटीन से है। अब जो प्रोटीन सर्कुलेट कर रहे हैं वो भी क्या हो गए? ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। तो चिप 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 बोलते हैं ना, हर चीज़ चिपकने लगती है सेल मेम्ब्रेन पे, और जब चीज़ चिपकने लगती है सेल मेम्ब्रेन पे जो चिपकनी नहीं चाहिए तो आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज। रीनल के सेल्स, किडनी के सेल्स डैमेज, रेटिना के सेल्स डैमेज, लिवर के सेल्स डैमेज, हार्ट के सेल्स डैमेज। जो आपके सेल की पहचान थी वो और ग्लाइकोप्रोटीन से क्या हो रही है? मॉडिफाई। उसका क्या हो रहा है? डैमेज। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी के सेल्स क्या होने लग जाते हैं? डैमेज, बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज। तभी हम डायबिटीज़ को बोलते हैं दैट इट इज़ ए स्वीट पॉइजन, या हाई शुगर इज स्वीट पॉइजन। खून तो मीठा हो रहा है बट वो मीठा खून हमारे को ही खा रहा है, हमारे ही सेल्स की क्या कर रहा है? डेथ कर रहा है। ठीक है। तो वन कॉमन फीचर ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज़ इज कि उनकी बॉडी के सेल्स की डेथ ज़्यादा होती है, रिपेयर कम होता है। तो कम रिपेयर माने हीलिंग इम्पेयर, क्योंकि जो कोलेजन है, जो प्रोटीन है जो हमारी हीलिंग करता है, उसकी भी क्या हो जाती है? ग्लाइकोसाइलेशन। तो वो हीलिंग नहीं करता। तो इसीलिए एनी डायबिटिक पेशेंट शोज डिलेड हीलिंग। अगर किसी चीज़ को हफ्ता लगता है हील करने में, डायबिटिक पेशेंट को 15 से 20 दिन लग जाते हैं। कई बार हील ही नहीं होता और सुपर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपकी कोई वुंड है जिसपे सुपर इन्फेक्शन हो जाए और डेथ हो जाए उस पर्टिकुलर टिश्यू की, स्पेशली एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है थंब। थंब ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पे टक 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 लगता है, चलते फिरते थुकता ही रहता है बेचारा, तभी उसको थंब बोलते हैं। ठीक है। और उसकी इंजरी भी होती है। हाँ। अब एक डायबिटिक पेशेंट को ठक 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 थंब इंजरी हो गई, ऊपर से सुपर इन्फेक्शन हो गया, फिर थंब डेड हो गया, तो वो किस रंग का हो जाएगा? पहले ब्लू, फिर पर्पल, फिर काला। उसका हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो ये जो सुपर इन्फोज्ड इन्फेक्शन होता है इसको हम एक नाम देते हैं, स्टार्ट विद द लेटर जी। डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट्स, इज कॉल्ड, एवर हर्ड, गैंग्रीन? very 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 common feature of diabetic patient, they often suffer from gangrene. gangrene माने टिश्यू डेथ हो गई है, फिर उसको काटना ही पड़ता है क्योंकि फिर वो फैलता ही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। सो डायबिटिक पेशेंट शो रिपेयर्ड और इम्पेयर हीलिंग, डिलेड हीलिंग। एंड ये डिलेड हीलिंग में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो गैंग्रीन भी
हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, अ पेशेंट शोइंग गैंग्रीन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन विच डिड नॉट हील ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज सपोजिटली सफरिंग फ्रॉम इनसफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। डायरेक्टली नहीं, इसमें आपको वो क्या करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, ठीक है। देयर आर alternative methods by which you can treat gangrene. At times 10% chances कि हम बिना काटे भी उसको सेव कर सकते हैं, but then at a risk कि हो सकता है कि पहले शायद थंब काटना पड़े और ट्रीटमेंट करने के चक्कर में पूरा पैर मर जाए, फिर पूरा पैर काटना पड़े। तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं, केस बिगड़ जाता है। देखो डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि थंब ना काटना पड़े, अब वो बेचारा लगा रहता है 1 दिन 2 दिन, उतने में पूरा पैर काला हो जाता है, फिर उसको पेशेंट को बोलना पड़ता है कि अपना पैर ही काटना पड़ेगा, फिर कहता है अब मैं तेरी गर्दन काटूंगा। सो whenever you take a treatment decision, always tell the risk involved पहले, है ना, intention and risk involved। तो पेशेंट 2 तरीके से सोचता है, ये मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, ये उसके भी पैसे लेगा और उसके भी पैसे लेगा। सो यू हैव टू कन्विंस द पेशेंट, देखो मैं ऐसा चाह रहा हूँ, बट एक ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों हो सकते हैं। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डॉक्टर्स ऑल्सो कान प्रिडिक्ट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, सो इट इज़ योर एक्सपर्टीज, इट इज़ योर कैलकुलेशन, इट इज़ योर रिस्क इन्वेस्टमेंट या एनालिसिस कि आप राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम दो। एंड दिस कम्स विद स्टैटिस्टिकल डाटा। 100 लोगों में ये ट्रीटमेंट किया था, 80 बीमार हो गए, 20 ठीक हुए, तो तुम्हारा रिस्क एनालिसिस क्या कहता है, 80 वाला ट्रीटमेंट करना चाहिए या 20 वाला। So this is how we look at a treatment analysis कि हमें ये ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। It's always on the statistical basis. Alright? चले। So एक impaired healing और क्या होगा, गैंग्रीन। दूसरा रेटिनोपैथी, कार्डियोमायोपैथी और नेफ्रोपैथी, ये सिम्टम्स होते हैं या ये कंडीशंस होती हैं जो डायबिटिक पेशेंट शो करते हैं। जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक होते हैं, 10-15 साल आँखों का रेटिना सूख जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, हार्ट डैमेज हो जाता है, और सीक्वेंस होती है उसकी, सबसे पहले आँखों पे असर आता है, फिर किडनी पे, सबसे आखिरी में हार्ट पे। सो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, पैथी मीन्स डिजीज्ड कंडीशन, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक मसल। आफ्टर ऑल हार्ट तो किसका बना है, कार्डियक मसल का। अच्छा, अभी जिसकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है ना, उसकी बॉडी में एसिटाइल कोएंजाइम में भी ज़्यादा बनेगा, ग्लूकोज ज़्यादा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा, एसिटाइल कोएंजाइम में ज़्यादा। जितना एक्सेस ग्लूकोज होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, ज़्यादातर फैट में कन्वर्ट होता है, ज़्यादातर फैट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये फैट का एक ऑल्टरनेट वर्जन बनाता है जिसको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। क्या बोलते हैं, कीटोन बॉडीज़, ठीक है। तो फैट से क्या बनते हैं, कीटोन बॉडीज़, एंड ये कीटोन बॉडीज़ आर एसिडिक इन नेचर। जैसे फैटी एसिड इज एसिडिक इन नेचर, वैसे कीटोन बॉडीज़ भी एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस। हाँ, इसकी एक पर्टिकुलर खुशबू होती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर, आई एम अ डेंटिस्ट, मैं बिल्कुल यहाँ पे काम करती हूँ पेशेंट्स के, तो उनकी वो जो खुशबुएँ होती हैं जो मुंह से आती हैं, आई कैन रिलेट टू देम वेरी। तो एक जो एक डायबिटिक पेशेंट की खुशबू होती है ना ब्रेथ की, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड, इज़ वेरी अल्कोहलिक, इज़ वेरी फ्रूटी, जैसे एस्टर्स की होती है ना, ऐसी सी खुशबू होती है उसकी। दे हैव अ अल्कोहलिक ब्रेथ, जैसे कोई बिल्कुल अभी क्या कहते हैं ना, दारू के कंटेनर से उठ के आया हो, बिल्कुल वैसी वाली खुशबू होती है उसकी, अल्कोहलिक ब्रेथ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर किसी के मुंह से सडनली, जो ड्रंकर ना भी हो, ऐसा लगे कि अल्कोहल पी के आया है, तो समझ लो कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाई शुगर हो रही है, ठीक है। सेम वे दे हैव, अगर एक्सेस कीटोन बॉडीज है, कोई भी बॉडी जब एक्सेस में होती है तो कहाँ निकलने लगती है, यूरिन में, क्योंकि एवरीथिंग इज इन ब्लड। ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी। उसकी कैपेसिटी है किसी चीज़ को फिल्टर करने की कि ये यूरिन में नहीं डालूंगा,
बट जब वो और ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कैपेसिटी भी खत्म, कि अब तो इसको जाना ही पड़ेगा यूरिन में। एक्सेस ग्लूकोज है तो किस में जाना पड़ेगा? यूरिन में। एक्सेस कीटोन बॉडीज है तो किस में जाना पड़ेगा? यूरिन में। सो देयर आर सर्टेन चेंजेस विच हैपन इन द यूरिन ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया। दो तरीके का यूरिया होता है, कीटोन यूरिया और ग्लूकोज यूरिया या ग्लाइकोज यूरिया। तो यूरिन चेंजेस, the changes which happen in the urine of a diabetic patient, glucose urea or ketone urea। और breath changes, कैसी breath हो जाएगी? alcoholic acidic breath, ketoacidosis। I'm sorry? pH falls under 6. Yes, pH लेस देन 6 हो जाता है, बिल्कुल बेवड़ों जैसी खुशबू आती है मुंह से। कीटोएसिडोसिस, अल्कोहलिक ब्रेथ, फ्रूटी अल्कोहलिक ब्रेथ। ठीक है, ओके। That's all about diabetes, diabetes mellitus, insulin, glucagon. So I've tried to touch every angle from which they can ask you a question, from pancreas, from insulin, from, I'm sorry, the alcoholic breath, ketoacidosis, ketoacidosis, because there is excess of ketone bodies. Glucose excess में है एक diabetic patient में, तो वो glucose से ज़्यादा क्या बनेगा? Ketone bodies. Ketone bodies are an altered form of fats. Okay? What's the time? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। 2:16 है। बॉटनी भी है, is what I was told. इसलिए मेरे को 10 मिनट पहले आने को बोला था कि 10 मिनट पहले छोड़ देना। ठीक है, I'll just take 4 minutes of yours. ठीक है, बुक्स नोटबुक्स क्लोज प्लीज। लिख लिया आपने जो लिखना था? ठीक है, देखो मुझे नहीं पता, बट यूजुअली घर में ऐसा होता है कि किसी को मच्छर ज़्यादा काट रहे होते हैं तो उस पर दो ही बातें बोली जाती हैं, या तो तू 10 दिन से नहाया नहीं है, या फिर तेरा खून बहुत मीठा है ना। तो मीठी चीज़ों पे चींटियाँ और मक्खियाँ आती हैं। इफ़ एवर इट हैपन्स दैट समवन इज गोइंग फॉर यूरिनेशन एंड पोस्ट एवरी टाइम यूरिनेशन देर इज़ अ increase of flies ants in a particular area is also an indication that the urine is rich in sugar. Also I must tell you, frothy appearance, आप फ्लश करने के बाद भी अगर आपके जो भी यूरिनल है, इंडियन है या इंग्लिश है, उसमें फ्रॉथीनेस रह जा रही है, दिस इज ऑल्सो अ इंडिकेशन दैट देर इज अ किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, यूरिन हैज़ एन abnormal constituent ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर, तभी वो फ्रॉथी नज़र आता है। ठीक है, मोर येलो, मोर फ्रॉथी, मोर अल्कोहलिक स्मेल, मोर ants and flies and mosquitoes is an indication that there are altered components which are present in urine. ठीक है, ये पेशेंट खुद आके बोलता है, जब डॉक्टर के पास आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बाथरूम में हमेशा ही स्मेल रहती है एक अजीब सी। ठीक है, इवन व्हेन आई पास यूरिन, तो आई एम फीलिंग दैट आई एम डायबिटिक। तो डॉक्टर बोलते हैं तो अब आपको लग रहा है तो टेस्ट करा लेते हैं, HB1AC करा लेते हैं, ब्लड शुगर करा लेते हैं, यूरिन शुगर चेक कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो 99% पेशेंट डायबिटिक ही होता है या प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, कि HB1AC विच कैलकुलेट्स द ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स इन योर बॉडी। तो अगर वो ज़्यादा है इसका मतलब शुगर ज़्यादा हो ही रही है। ओके, सो द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज हमारे दो इस जो टेस्टिस और ओवरी है, जिनको हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बनाते हैं। हमने पढ़ा है ईस्ट्रोजन इज गिवन बाय ओवेरियन फॉलिकल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इज गिवन बाय द टेस्टिकुलर सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं?
लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी और ये हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वी हैव टू रीड अबाउट थोड़ा सा कॉर्पस लूटियम ऑल्सो वी हैव रेड कि कॉर्पस लूटियम हमें क्या देता है, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लूटियम हमें क्या देता है, रिलैक्सिन। कॉर्पस लूटियम हमें एक और हार्मोन देता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। इनहिबिन हमारा कॉर्पस लूटियम भी देता है और इनहिबिन हमारे सर्टोली सेल्स भी देते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं FSH और GnRH की फीडबैक के लिए होते हैं। दीज आर फॉर फीडबैक। सो वन थिंग दैट वी हैव टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास इज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। वील क्रिएट 3 फ्लो चार्ट्स। थायराइड का फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, हमारे सेक्स हार्मोन्स का फीडबैक मैकेनिज्म, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि पिट्यूटरी एक्सिस का फीडबैक क्या होता है और आपके सेक्स हार्मोन्स का फीडबैक क्या होता है, ठीक है, जो कि हम इवन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे। वाई वी नीड टू नो अबाउट दिस इज़ कि कोई भी अगर हार्मोन है उसका एक एक्ट करने का तरीका होता है। जब वो एक्सेस में हो जाता है तो उसके टारगेट ऑर्गन्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि एक फीडबैक देते हैं कि अब हमें ये हार्मोन नहीं चाहिए। फिर उस फीडबैक के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन बनाया जाता है कि हमें ये हार्मोन नहीं चाहिए, जो कि आगे गाइड करता है हाइपोथैलेमस को कि ये हार्मोन मत बनवाओ, बिकॉज योर सेक्स ऑर्गन्स आर योर गोनाड्स and gonads are under the control of gonadotrophic cells of pituitary. pituitary guide करता है gonads को कब काम करना है कब नहीं करना। and pituitary के कौन से cells, gonadotrophic cells, and these gonadotrophic cells of pituitary are under the control of hypothalamus. कौन बताएगा which hormones of hypothalamus control the gonadotrophic cells? There are 2 categories of hormones which are released by hypothalamus which control anterior pituitary. Somebody else please. फिर से बोल रहा हूँ, आपका हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी अभी पढ़ा कैसे कंट्रोल करता है। वो डायरेक्टली अपने न्यूरॉन से हार्मोन्स बना के भेजता है फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वन इज ADH, द अदर इज ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, वाया ब्लड सर्क्यूलेशन, पोर्टल सर्क्यूलेशन। वो ब्लड से हार्मोन्स भेजता है टू एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन से हार्मोन्स भेजता है, गोनाड्स के जितने भी हमारे सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी में, उन सब के लिए वो 2 ही कैटेगरी के हार्मोन्स भेजता है। आई वांट समबडी एल्स टू पार्टिसिपेट। हिमांशी, प्रियांशा, विवेक, ट्राई। वेरी गुड। रिलीज हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। वी नीड टू नो दीज नेम्स प्लीज। क्यों? बिकॉज वी हैव टू लर्न कि रिलीज हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है। दे आर व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स। किस तरीके का हार्मोन है हाइपोथैलेमस के रिलीज हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स? दे आर polypeptides. One homework that I need from you for tomorrow. हमने सारे hormones पढ़ लिए हैं. I want to know the chemical nature of each hormone. जो नए आए हैं उनके लिए भी it is totally an unrelated topic which we are going to read tomorrow. That is mechanism of action of hormones. ठीक है? For understanding the mechanism of action of hormone, you must know chemical nature of each hormone. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे हार्मोन्स है, दीज आर प्रोटीन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। लिख लो, नहीं लिखा है तो, कि हमारे कितने कैसे हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। कैसे हैं? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। ओके। ऑक्सीटोसिन, ADH कैसे है? शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो है ADH कैसा है? इट्स अ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड। थायरोक्सिन और कैटाकोलामीन्स कैसे है? अमीनो एसिड बेस्ड, ठीक है, ठीक है। एंड आपके ये जो स्टेरॉइड वाले हैं, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स, तुम्हारे अड्रीनो कॉर्टिको स्टेरॉइड्स, ये कैसे है? स्टेरॉइड बेस्ड।
सेक्स हॉर्मोन्स कैसे है? स्टीरॉइड बेस्ड। यू नीड टू नो द केमिकल नेचर ऑफ ईच हार्मोन टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच हार्मोन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू नीड टू नो अबाउट सेल मेम्ब्रेन। देखो हर कोई हार्मोन किसी न किसी सेल पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि डिलीवरी हमेशा किसी घर पे करी जाती है। कल को मान लो जैसे जनकपुरी में तो घर है, आई लिव इन द्वारका, वहाँ पे सोसाइटी है। अब वो घुस गया मेरी सोसाइटी में, अब उसको ये नहीं पता उसे कौन से ब्लॉक में जाना है, उसे कौन से फ्लोर पे जाना है, उसे कौन से फ्लैट नंबर में जाना है। इट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है कि किस ब्लॉक पे जाना है, किस फ्लोर पे जाना है, किस सेल पे जाना है? इट इज़ डिसाइडेड बाय द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, क्योंकि हार्मोन तो ब्लड में आता है, ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। अब कैसे पता ऑक्सीटोसिन को, जी मुझे तो यूट्रस पे ही एक्ट करना है। Why doesn't it act on eyes? Why doesn't it act on any other organ? Because it has a specific receptor. वो जो कोड दिया जाता है वो सिर्फ किसके पास है? यूट्रस के पास है। जब तक वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तब तक काम नहीं करेगा। अब जो बाइंडिंग है वो रिसेप्टर पे डिपेंड करेगा कि कहाँ होती है, सरफेस पे होती है या सेल के अंदर। तो हम दो तरीके के मैकेनिज्म पढ़ते हैं, सरफेस रिसेप्टर वाला भी और इंट्रा माने सेल के अंदर सेल्यूलर रिसेप्टर मैकेनिज्म। कौन सरफेस पे एक्ट करेगा, कौन सेल के अंदर, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द हार्मोन। एंड उसके लिए यू मस्ट नो द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट फॉर द डे, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? पोलर और नॉन पोलर? हैंड प्लीज। सेल मेम्ब्रेन इज पोलर और नॉन पोलर? हु विल टेल? चलो सबसे पूछते हैं, तुम्हारे लिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, पोलर नॉन पोलर? वन वर्ड जल्दी से जो दिमाग में आ रहा है। पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। सबने बोला तो मैंने भी बोला। नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। पता है पोलर का मतलब क्या होता है? बताओ। What do you mean? Charge. Anything which has charge is polar. ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं और अनचार्ज भी, है ना। लिपिड्स कैसे है? अनचार्ज। प्रोटीन्स कैसे हो सकते हैं? चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि लिपिड कंपोनेंट हमारे पास एक बेस बनाता है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी बिकॉज जिस सबसे पहले सेल पे हमने मेम्ब्रेन स्टडी करी थी आरबीसी में, उसमें प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा है। वी हैव 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। तो परसेंटेज वाइज नहीं हम बोलेंगे। बेस कौन बना रहा है? लिपिड। सड़क किसकी बनी है? लिपिड की। अब बीच में बैरियर है, हाइलाइटर है, भले ही ज़्यादा हो पर वो क्या हो, बेस किसका है? सड़क का। वो किसकी है? लिपिड की। और लिपिड कैसा होता है? नॉन पोलर। तो वो नॉन पोलर को तो जाने देता है आराम से कि ठीक है तू सेल के अंदर जा, अंदर वाले रिसेप्टर से बात कर ले। बट जो पोलर होगा उसको सेल मेम्ब्रेन जाने नहीं देगी। अगर कोई हार्मोन पोलर है तो उसको बाहर ही रोक देगी, तेरा रास्ता बंद है, ठीक है। तेरे को अंदर जाके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से बात करने की परमिशन नहीं है। तेरे को जो बात करनी है बाहर से ही कर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि केमिकल नेचर जैसा होगा सेल मेम्ब्रेन उसी अकॉर्डिंगली उससे बातचीत करेगी। अगर पोलर केमिकल नेचर है हार्मोन का तो सिर्फ सरफेस पे ही बात करेगी। नॉन पोलर केमिकल नेचर है तो फिर क्या बोलेगा? अंदर जा सकते हो, अंदर वाले रिसेप्टर से बात कर सकते हो। हाउ दिस रिसेप्शन हैपन्स, हाउ हार्मोन क्रिएट्स एन इफेक्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुमारो। वी फिनिश दिस चैप्टर एंड वी हैव अ टेस्ट नेक्स्ट डे।